टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पेडागोजी के टॉप सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। एनसीईआरटी वाली जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ उस जानकारी को आपको बताऊंगा ताकि सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ सकें। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेख 2 लिपियों में लिखे गए हैं, वे हैं। पहला जवाब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखना। उसी के साथ मैं बात कर लूं सर्वाधिक किस लिपि में लिखे गए हैं इसके अभिलेख, तो उस लिपि का नाम आप लोग याद रखना, ब्राह्मी लिपि। जी हाँ, ब्राह्मी लिपि जो है उस लिपि में सर्वाधिक इसके अभिलेख लिखे गए हैं। और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किस व्यक्ति ने पढ़ा था और कब पढ़ा था, तो 1837 में ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज अधिकारी ने पढ़ा था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप उस व्यक्ति का नाम था जिसने अशोक के ब्राह्मी लिपि को 1837 में सबसे पहले पढ़ने का काम किया था। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। राइट जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कथन ए तथा आर को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए थे। जो धन यानी कि जो रकम हुआ करता था, जो रुपया हुआ करता था, उसका हिसाब किताब जो लिखने वाला व्यक्ति था उसको लेखा अधिकारी बोलते थे। कब बोलते थे दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में, है ना। तो सही जवाब है पहला वाला। यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे, इसलिए लेखाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। पहला जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो मुक्ति है, मुक्ति का दूसरा नाम इक्तादार भी होता है। क्या नाम होता है? इक्तादार। ये आखिर होता क्या है? यहाँ से परीक्षा में एक मतलब कि 2 से अधिक क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इक्तादार के बारे में बताऊंगा। इसको आखिर पद कैसे मिलता है, इसको वेतन कैसे मिलता है, इसका काम क्या होता है, ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अपना योगदान देता है, ठीक है, और इसके नीचे कौन काम करता है, ये क्या क्या देखभाल करता है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इक्तादार या मुक्ति के बारे में। खलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। अब आपको यहाँ पर ज्ञात हो चुका होगा इक्तादार या मुक्ति क्या था। मुक्ति का फर्ज यानी कि इसका काम क्या था? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना था। अपने इक्तों का मतलब अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम था। और उसके अलावा इसका क्या काम था? अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व की वसूली करते थे अपना वेतन पाने के लिए, ठीक। राजस्व की रकम में अपने सैनिकों को भी तनख्वाह दिया करते थे। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें इक्ता थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। यानी कि इसमें कोई आनुवांशिक पद नहीं था, है ना, इनसे पद छीन लिया भी जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम कठोर नियमों का पालन किया जाने लगा था। एग्जाम में क्वेश्चन इस लाइन से आया था, आप लोग देखो, मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त करते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो इतनी जानकारी थी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ठीक। तो जस्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आप लोग देख सकते हो, दोनों सही हो जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको कहां पर बताई जा रही है। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा कि मैंने आप सभी लोगों के लिए एसएसटी पेपर 2 के लिए नोट्स प्रोवाइड कराए हैं।
तो नोट्स का प्राइस मिनिमम प्राइस रहेगा, कोई ज़्यादा इसका प्राइस है नहीं। और नोट्स की मैं बात कर लूँ, नोट्स आपको कंप्लीट मिलेगा, है ना, जिसमें आपका क्या क्या रहेगा, कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। इसमें आपका कंप्लीट हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा और पॉलिटी कंप्लीट रहेगा। 6, 7, 8 यानी कि तीनों क्लास का रहेगा कंप्लीट। एसएसटी पेडागोजी भी रहेगा। और नोट्स जो आपके रहेंगे, नोट्स जो रहेंगे उसमें चैप्टर 22 पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन की बात करूं, इसमें 2011 से अब तक के, ठीक है ना, अब तक के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं नोट्स में मिलने वाले हैं। जैसे मैंने आपको जानकारी बताई, उससे जुड़े क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं। इक्तादार और जागीरदारों के विषय में आपसे यहाँ पर पूछ लिया। ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों या सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। अब आपको एक जानकारी और प्राप्त हो गई, इक्तादार जो थे ये दिल्ली सल्तनत में थे और जागीरदार जो थे ये मुगल शासन में काम किया करते थे। उसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन आया, खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, जिन्हें मुक्ति कहा जाता था। खिलजी और तुगलक ने नियुक्त किया था, किनको, मुक्ति को नियुक्त किया था। अब देखो इक्तादार और मुक्ति के कार्य भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये नोट्स आप लोग ले सकते हो, इसमें कंप्लीट आपको मिलेगा विथ पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैसे मैंने कोई टॉपिक यहाँ पर जो आपको बता रहा हूं उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे इसी टॉपिक से पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे 2011 से अब तक के। आपकी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग कॉल करना या व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पर नंबर आपकी स्क्रीन पर लिखा दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है, शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे, क्यों थे। और मैं आपको बता दूं, यह जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया करता है, वो भी कथन और कारण के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा है शत्रु, शत्रु का मतलब दुश्मन, जो दुश्मन हुआ करता था, यानी कि दुश्मनों का जो राज्य हुआ करता थे, वे मुख्य लक्ष्य मंदिर को क्यों बनाते थे, वो मंदिर पर ही आक्रमण क्यों किया करते थे। इसलिए करते थे क्योंकि मंदिर शक्ति और संपत्ति को निरूपित करते हैं। जो लोग पहले से वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैंने आपको सारी जानकारी बताई हुई है। मंदिर ये शक्ति और संपत्ति के निरूपत मतलब कि दर्शाते हैं, क्योंकि मंदिर में धन भी होता है, मंदिर में धन होता है, सोना होता है, कीमती वस्तुएं यानी कि चीजें होती हैं। इसलिए जैसे मैं गजनी की बात कर लूं, गजनी आया था भारत में 1025 में, है ना। तो उसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया, सभी को पता होगा सोमनाथ मंदिर को उसने लूट लिया। और यही गजनी जब अपने देश गजनी में गया, है ना, मोहम्मद गजनी जब गजनी गया, वहाँ की जो राजधानी थी, उस राजधानी को बनाने में, इस मंदिर में उसने जो धन लूटा था उसी को अपनी राजधानी बनाने में प्रयोग में लाया था। तो आप लोग कह सकते हो कि राजा जो हुआ करते थे वे एक दूसरे के मंदिर को ही निशाना बनाते थे, क्योंकि मंदिर शक्ति और संपत्ति को निरूपित करते थे, राजा की सत्ता को दर्शाते थे। इससे रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और हर टाइप से अलग अलग आए हुए हैं। अब क्वेश्चन मैं आपको इससे जुड़े भी कराता हूं। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे बताता हूं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है। सबसे पहले मंदिर की बात कर लूं, तो मंदिर के बारे में आपको बताऊं, शासकों ने मंदिर निर्माण करवाकर सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन प्रयास किया दिखाने का। इसलिए जब एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी निशाना बनाते थे जो अधिक संपन्न होते थे। बस दोस्तों यही लाइन, एक लाइन, मात्र एक लाइन, ठीक। तो इसी लाइन से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। वह लाइन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दी कि लोग जो थे मंदिर बनाते थे, उसमें धन संपत्ति लगाते थे, और जो शत्रु हुआ करता था, शत्रु राज्य, वो मंदिर पर ही आक्रमण किया करता था। क्यों किया करता था, उसका एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया, अफगानिस्तान का गजनी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात को उसने लूटा। महमूद जो धन ले गया था उसका प्रयोग गजनी में एक राजधानी का निर्माण कराने में उसने प्रयोग में लाया। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसी के साथ एक बात और आप लोग याद रखना चोल मंदिर के बारे में, ठीक है। चोल मंदिर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चोल मंदिर अपने आसपास बस्तियों के केंद्र बन गए, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है,
शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। अभी पेपर में आपको बताऊंगा शिल्प उत्पादन के केंद्र कौन थे, तो चोल मंदिर थे। यहाँ पर कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। चोल मंदिर कांस्य प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई जाती थी, देवी देवताओं की बनाई जाती थी और कुछ प्रतिमाएं भक्तों के भी बनाई जाती थी। इतना महत्वपूर्ण था। और उनसे रिलेटेड चोल धार्मिक मंदिर आप लोग देख पा रहे होगे क्वेश्चन को, इसलिए पहली बार वीडियो को देखने वाले नोट्स ले लेना। यहाँ पर देखो चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। थर्ड वाला सही है। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, अभी आपको बताया। और मंदिर वाला यहीं से बनता है क्वेश्चन। जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराया था वह आपको नोट्स में यहीं पर मिल जाएगा, ये वाला देख सकते हो। शत्रु द्वारा राज्य के आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे, क्योंकि मंदिर शक्ति और संपत्ति को निरूपित करते हैं। यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था। और इससे जुड़े क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखा ही रहा हूं। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया। भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए भी बनवाते थे, शक्ति और वैभव दिखाने के लिए भी, पुजारी वर्ग को संतुष्ट या उनका समर्थन पाने के लिए भी। तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। मंदिर नगर निर्माण की प्रक्रिया आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी, जो अक्सर आपको कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि चीजें ढूंढने में वक्त लगता है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें सिर्फ आपको मैं ही बता सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है, इतनी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अशोक ने धम्म में देवताओं की पूजा और कर्म कांड शामिल थे। अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग कह लो, आप लोग मजेदार कह लो। और इस क्वेश्चन के जुड़े हुए भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आया करते हैं, पिछले वर्ष भी यहाँ से आया था क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले मैं धम्म की बात कर लूं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। धम्म जिसको हम लोग धर्म बोलते हैं, साधारण शब्दों में धर्म। देखो, धर्म का प्राकृत नाम ही धम्म है। धर्म का प्राकृत नाम ही धम्म है। पहली बात क्लियर हो चुकी, इंपॉर्टेंट थी इसलिए बताया मैंने आपको। जो धम्म था, धम्म में किसी देवी देवता की पूजा और कर्मकांड बलि की आवश्यकता नहीं थी, ना इसमें शामिल था, इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए या शिक्षा देने के लिए धम्म महामात नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया, जो घर जा करके शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, तो बी वाला सही हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से भी जुड़े अन्य क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे यह बौद्ध धर्म से मतलब कि क्या था, उत्पन्न कह लो, है ना, बौद्ध धर्म से प्रेरित था यह वाला धम्म। नोट्स में आपको बताने का प्रयास करता हूं अशोक के धम्म के बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, अशोक के धम्म में किसी देवी देवता अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तो पहला स्टेटमेंट यहीं से था ना एग्जाम में, आवश्यकता थी वहां पर लिखा था शामिल था, बल्कि शामिल नहीं था, इसलिए गलत था। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। धम्म बुद्ध के उपदेश से प्रेरित था, दूसरा पॉइंट क्लियर। धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा दिया करते थे, दूसरा पॉइंट हूबहू यही था, जो कि बिल्कुल सही था। ठीक, अशोक ने धम्म के संदेश शिलाओं और स्तंभों में खुदवाए, सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अशोक ने धम्म विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में अपने दूत भेजे और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है ना, इतनी बता दी मैंने जानकारी। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप देख पा रहे होगे, जितना अभी मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अशोक के धम्म के बारे में, इसमें किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं थी, सही बात है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, सही बात है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे, सही बात है। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को नहीं, महामात, अभी बताया ना, महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया। तो डी भैया गलत हो जाएगा यहाँ पर, और ए बी सी सही हो जाएगा। ए बी सी किसमें है, फोर्थ में दिया गया है, ए बी सी सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आया। ठीक, आशा करता हूं आपको सारी की सारी चीजें
जो हम बता रहे हैं आपको वो आपको समझ में आ रही होगी, है ना। कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था वह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर रहा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सोल्व कराया हुआ क्वेश्चन ए गलत है, बी सही है, ठीक। ये वाला अभी तो मैंने आपको कराया था, उससे जुड़े तमाम क्वेश्चन हैं, आप लोग देख पा रहे होगे, मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक। तो नोट्स आप लोग अभी तक नहीं लिया तो आप लोग ले लेना, नए वाले लोग, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपको करा दिया। उसके बाद अगला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, निम्नलिखित में से चोल वंश के संबंध में, चोल वंश अभी आपको बताया था चोल मंदिर के बारे में, तो चोल मंदिर शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, ये तो बात सही हो जाएगी। क्या यहाँ पर कांस्य प्रतिमाएं, कांस्य की जो प्रतिमाएं थी वह बनाई जाती थी यहाँ पर, प्रतिमाएं, ठीक। तो इतनी चीज मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी, जो कि थर्ड जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला, ए और बी कथनों पर वुड के नीति पत्र के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वुड एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक शिक्षा नीति लाया था भारत में 1854 के करीब में, ठीक। तो वुड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, यानी कि भारतीयों का जो चरित्र है वो थोड़ा वो सुधरेगा। तो वुड का नीति पत्र यही कहता है, तो यही बात सही हो जाएगी। पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था, त्रुटि रहित का मतलब जैसे मैं कह दूं, यहाँ पर ये समझो आप सही कर दोगे, सही नहीं है ये गलत है। क्या है, ये गलत है, पहला तो सही है, पहला सही है, बी गलत है, यानी कि थर्ड जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। एक बात समझो आप लोग, पूरब का साहित्य, पूरब का साहित्य मतलब जैसे भारत, भारत को ही कहने का मतलब यहाँ पर कहा गया है भारत का साहित्य त्रुटि रहित है। त्रुटि रहित, रहित का मतलब उसमें कोई गलती ही नहीं है। रहित का मतलब है जैसे मैं कह दूं कि गिलास में गिलास पानी रहित है, पानी रहित, पानी रहित का मतलब क्या होता है, त्रुटि रहित। आप लोग समझ गए कि कोई गलती उसमें नहीं है, बल्कि इनका कहना है गलती है, ठीक। तो इसलिए यह गलत है, इसलिए यह यहाँ पर गलत है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, मिलान करो फटाक से, मिलान करना है, कोई कठिन काम यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो मिलान करो इस मुगल साम्राज्य का, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये किसके द्वारा लड़ा गया था, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक। तो कन्नौज का युद्ध 40 में हुआ था या 39 में हुआ था, आपका यहाँ पर जवाब होगा, आपका जवाब क्या होगा, आपका यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा, कन्नौज का जो युद्ध लड़ा गया था वह 1540 में, और चौसा युद्ध 1539 में हुआ था। ए का यहाँ पर जाएगा थर्ड के साथ, ए का थर्ड किस में है भैया, ए का थर्ड है फोर्थ में, तो फोर्थ वाला जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। फोर्थ वाला जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट, इस प्रकार से मिलान यहाँ पर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ईमानदारी से आप लोग कमेंट करना। क्या आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग यहाँ पर कमेंट करना, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध किन किन लोगों के बीच में हुआ था, ठीक है ना। यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किसके बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ईमानदारी से कमेंट करके आप लोग बताना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि जनरली अन्य एग्जाम में भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर भी आपको करना क्या है, मिलान करना है। नम्मलार, चैतन्य देवा, सूरदास, नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात को क्या बोलोगे, जैसे मैं भारत का मानचित्र यहाँ पर बना दूं इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें गुजरात कहाँ पर है, आप कहोगे गुजरात यहाँ पर है, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट, यानी कि वेस्ट का मतलब पश्चिम में है गुजरात। नरसिंह मेहता पश्चिम भारत यानी कि गुजरात से रिलेटेड थे। वहीं सूरदास उत्तर भारत से रिलेटेड है, सूरदास, तुलसीदास, है ना, ये उत्तर भारत के ही थे। चैतन्य देवा, ये क्या नाम है भाई, बंगाल, है ना, बंगाल आपने सुना है। चैतन्य देवा क्या बंगाली थे, जी हाँ। और नम्मलार, जो अलवार संत नम्मलार, उसमें एक संत आते हैं जो कि दक्षिण भारत से रिलेटेड थे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लेना है, कोई कठिन सा काम नहीं है। जैसे आपको एक दो आता हो तो आप सोल्व कर लोगे। डी का जाएगा पहले के साथ, डी का पहला, और सी का जाएगा थर्ड के साथ, डी का पहला
और थर्ड वाला यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक, इस टाइप से ये वाला। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, हु रोट द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी आपको मैंने हर बार बताया है, ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी किताब लिखी थी, ठीक। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी 1873 में ही इन्होंने ही की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गुलामगिरी किताब थी यह किन लोगों को समर्पित थी? जो अमेरिकी गृह युद्ध था, क्या था? अमेरिकी गृह युद्ध था ना, उसमें जो जो व्यक्ति थे, जिन उन व्यक्तियों को न्याय दिलाने में जिन लोगों ने सहायता उनकी की थी, है ना, तो उन्हीं को यह समर्पित करी गई है किताब गुलामगिरी। और दूसरी किताब का नाम याद रखना आप लोग, काश्तकार का चाबुक। काश्तकार का चाबुक यानी कि किसान का चाबुक, इन्होंने ही, ज्योतिराव फूले ने ही किताब लिखी है। और मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ, एक टॉपिक है आपकी 8th हिस्ट्री का, महिलाएं जाति सुधार, वहाँ से 200 से अधिक क्वेश्चन आए हुए हैं, वही टॉपिक है। जैसे ज्योतिराव फूले के बारे में आपको अभी बताऊंगा, हरिदास ठाकुर, नारायण गुरु, मुमताज अली, तब तक के लिए ज्योतिराव फूले यहाँ पर राइट जवाब हो जाएंगे। और नीचे क्वेश्चन है उसी टॉपिक से, जैसे क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए एक मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का सुप्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो नारायण गुरु ने दिया था। किसने? नारायण गुरु ने दिया था। अभी मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्म सम्मान आंदोलन चलाया था। एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक, अभी बताऊंगा। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से आंध्र क्षेत्र में जाना गया था, है ना। बंगाल का विभाजन होने के बाद जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक। तो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार करो सारी चीज़ों को ब्रिटिश वाली, है ना। तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से स्वदेशी आंदोलन को जाना गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक, आंध्र वाले इलाकों में। अभी मैं आपके इसी के बारे में भी बताऊंगा, तो इतना मैं पहले इनके बारे में बता दूं ताकि कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो सके। मैंने अभी आपको बताया एक टॉपिक जो कि है महिलाएं, जाति एवं सुधार। मैंने इस टॉपिक में 80 PYQ सेलेक्ट किए हैं। वैसे तो यहाँ से 200 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं, उनको मैंने एक बार ही लिया है इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, राम मोहन राय, चंद विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरियार, घासीदास, नारायण गुरु। तो मैं इतने के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। और PYQ तो यहाँ से भर भर के आए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे PYQ क्वेश्चन, ठीक, यहाँ से शुरू हो चुके हैं। जब तक मैं स्क्रॉल करूंगा तब तक आप लोग यहाँ पर देखते रहना, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताऊंगा किसके बारे में, ताराबाई शिंदे के बारे में। सबसे पहले समझ लो, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी, पहली बात क्लियर होनी चाहिए, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी, पहली चीज क्लियर। उसके बाद पंडिता रमाबाई, इनकी किताब है एक हाई कास्ट हिंदू वुमेन, और इनको पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि ये संस्कृत की महान विदुषी थी। और इन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना करी, जहां ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को रखा जाता था, ठीक। और उसके बाद इनसे रिलेटेड PYQ अभी आपको मैं कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत PYQ है, अगर मैं इस टॉपिक को कराने लगूं 2 से 3 घंटा खत्म हो जाएंगे, है ना। तो मैं देखो ज्योतिबा फूले वगैरह सारे आए हुए हैं, तो उन्हीं को मैं यहाँ पर ढूंढ करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर लूँ, एक आंदोलन है सतनामे, जिसको घासीदास ने चलाया था छत्तीसगढ़ वाले इलाके में, चमड़े का काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया। मतुआ पंथ आंदोलन हरिदास ठाकुर ने चलाया था पूर्वी बंगाल में, चंडाल काश्तकारों के बीच में इन्होंने काम किया था। वहीं नारायण गुरु जो थे ये केरला से रिलेटेड थे, इन्होंने भैया एक नारा दे दिया बहुत महत्वपूर्ण, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देव मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा इन्होंने दे दिया। बस ये नारा के कारण ही फेमस हो गए, जैसे नारा यहाँ पर लिख दिया गया नारायण गुरु से रिलेटेड।
उसके बाद भी नारायण गुरु से रिलेटेड यहाँ पर भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होगे, दिसंबर 2024 में आया था। घासीदास से रिलेटेड सतनामी आंदोलन किसने चलाया था, ठीक। तो सारी चीजें प्रूफ के आधार पर दिखाता हूँ। नारायण गुरु, ओरू जातु ओरू मसून, है ना, एक जाति एक धर्म, फिर एक जाति एक धर्म, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। और उसके बाद क्या करूं मैं, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ज्योतिबा फूले, देखो ज्योतिबा फूले की किताब है गुलामगिरी। 1873 में गुलामगिरी नामक किताब लिखी, ठीक। अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने में संघर्ष किया था। वही बात सामने आ गई। और उनसे रिलेटेड तो एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछा गया जितना मैं आपको बता नहीं सकता। काश्तकार का चाबुक भी उन्हीं ने ही किताब लिखी है। ज्योतिबा फूले ने उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरी, मुसीबतें, निम्न जातियों, अपमानपूर्ण गहरी बातें भी बताई हैं, ठीक। तो पेरियार के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है। स्वाभिमान आंदोलन, उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन चलाया था, ठीक। और पेरियार ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति कह सकते हो जिन्होंने मनु संहिता, भगवद गीता, रामायण की घोर विरोध आलोचना करी। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो। आशा करता हूं, और एक बात यहां पर क्लियर कर दूं, जितने भी लोगों ने नोट्स ले लिए हैं तो वे पूरी ईमानदारी के साथ 8th हिस्ट्री का जो यही टॉपिक है, यह वाला टॉपिक अच्छे ढंग से कवर कर लियो, क्योंकि 2 से 3 नंबर आपको दिलाएगा परीक्षा में। आशा करता हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी, वो भी बेहतरीन ढंग से। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया, स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम के नाम से जाना गया आंध्र प्रदेश में, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से, नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है, यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। तो महात्मा गांधी ने यह कहा था। तो जवाब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। पहला जवाब हो जाएगा, ठीक, नमक कानून के बारे में। उसके बाद अगर मैं नमक कानून की बात करूं, इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्य को आपको बताता हूं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझने का कुछ पॉइंटों को प्रयास करना। जैसे मैं आपको बताना चाहूं, दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। उस समय नमक उत्पादन व बिक्री पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था। गांधी का कहना था नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है। तो यही लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन, वो भी स्टेटमेंट ए एंड बी के साथ पूछ लिया गया, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर पॉइंट हैं कुछ महत्वपूर्ण। नमक सत्याग्रह ने सभी को जोड़ दिया, इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी पैदल पहुंचे। यहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा किया, पानी उबालकर नमक बनाया। और इस आंदोलन में ना आदिवासियों, महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था और हजारों लोगों को जेल में भी डाला गया था। और एक बात याद रखना, महात्मा गांधी का जो नमक आंदोलन था, इसमें एक महिला भी जुड़ी थी। उस महिला का नाम था सरोजिनी नायडू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन में डाल के रखा है। क्वेश्चन भी उससे जुड़े हुए तमाम पूछे गए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि कहता है संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, यह किसने कथन बोला था भाई? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी। तो यह कथन इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा में बोला गया था प्रसिद्ध कथन, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया कथन, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, यानी कि आर्थिक के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेटेड वाज मेड बाय होम। तो यह नारा अंबेडकर साहब ने दिया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन,